पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द के बारे में बताया, पद के बारे में बताया, शब्द के प्रकार बता दिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाषा के भेद। वो कौन से ऐसे भेद हैं, वो कौन सा ऐसा रहस्य है जो पूरे भाषा को तैयार करता है, हम उसे बारी बारी से आज पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ रखे होंगे, आप जानते होंगे कि भाषा के खास 8 भेद होते हैं। आइए हम लिखते हैं और देखते हैं कि 8 भेद कौन कौन होते हैं। लिखिए, भाषा के भेद। भाषा के भेद, भाषा के 8 भेद होते हैं। खासकर लिख लेते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, नंबर 5 विशेषण, नंबर 6 संयोजक, नंबर 7 अव्यय और नंबर 8 विस्मयादि। बोधक अव्यय। ये 8 भाषा के भेद होते हैं। इन 8 के द्वारा ही पूरी हिंदी तैयार होती है, पूरा हिंदी का स्वरूप तैयार होता है। आइए बारी बारी से हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा का पहला भेद, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? लिख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं या दुनिया में जो कुछ है, उन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन नहीं, जितने भी नाम हैं उन सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वो चाहे कोई भी वस्तु के नाम हो, कोई स्थान के नाम हो, कोई देश के नाम हो, कोई ग्रह के नाम हो, कोई अखबार के नाम हो, सब क्या हैं? संज्ञा हैं। तो ये जो संज्ञा है, इन संज्ञाओं को हम 5 भागों में बांट देते हैं। यानी संज्ञा के खास 5 प्रकार होते हैं। आइए 5 प्रकार हम देख लेते हैं। ये संज्ञा हो गई, यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। कोई भी नाम हो, सबका कोई भी नाम हो वो सब संज्ञा है। कोई भी नाम हो, नाम संज्ञा है। तो संज्ञा हो गई। अब संज्ञा के हम प्रकार देखेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार बताया अभी मैंने? संज्ञा के खास 5 प्रकार होते हैं। खास 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार क्या हैं, जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो बचपन में ना पढ़ो उसको अब पढ़ करके समझ लो, और आप इस तरह से समझ लो कि जीवन में कभी ना भूलें आप, जीवन में कभी आपके दिमाग से ना हटे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति के नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सारी वस्तुएं अपने आप में विशेष हैं, सारे व्यक्ति अपने आप में विशेष हैं, सारे स्थान अपने आप में विशेष हैं। विशेष का मतलब ये होता है कि उस प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, उस प्रकार की संज्ञा कहीं और
अलग ना हो, वो बिल्कुल एक अलग हो, खास हो, पार्टिकुलर हो, इसलिए उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अक्सर हम नाम पढ़ते आए हैं, तो नाम में आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, महात्मा गांधी का नाम हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम हो सकता है, आगरा का नाम हो सकता है, ताजमहल का नाम हो सकता है, लाल किला हो सकता है, जामा मस्जिद हो सकता है, अमर उजाला हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिख कर देख लेते हैं 2-3, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, लाल किला, मोहन, गीता आदि तमाम चीज़ें, ये सब होती हैं आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञाएं या ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, इससे पूरे लड़के समुदाय का बोध होता है। लड़की, गाय, बकरी, विद्यालय, अध्यापक, नदी, महल आदि, ये सब अपने अपने समुदाय, अपने अपने जाति का बोध करा रही हैं। तो ऐसी संज्ञाएं हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। समझ गए? चलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत दुनिया के सभी पदार्थ आते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसी संज्ञाओं को रखा जाता है जिनसे कोई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें रखेंगे आप मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी से आप कई चीज़ें बना सकते हैं। इसमें रखेंगे आप सोना को, सोना से कई चीज़ें बना सकते हैं। इसमें रखेंगे चांदी को, इसमें रखेंगे तांबे को, इसमें रखेंगे लकड़ी को, इसमें रखेंगे पानी को, इसमें रखेंगे दूध को, इसमें रखेंगे कागज़ को। ये सारी चीज़ें पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं, क्योंकि इन संज्ञाओं से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। ऐसी संज्ञाओं को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए, जैसे पानी, दूध, मिट्टी, तेल, सोना, चांदी, लकड़ी, आटा आदि। ये सारी चीज़ें पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसे नोट करते चलिए, भूलना नहीं है, दिमाग से हटाना नहीं है। इसे फीड कर लो और हमेशा फीड रहे, हमेशा आपके दिमाग में ये बात गूंजा करे। आपका कंपटीशन तैयार होगा, परीक्षा को जीतेंगे, पास होंगे, आप मास्टर बनेंगे। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब ऐसे शब्द, ऐसा नाम जिसके द्वारा संज्ञाओं के समूह का पता चलता है, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। समूहवाचक संज्ञाओं में एक नाम होगा, लेकिन कैसा नाम होगा? संज्ञाओं के, तमाम संज्ञाओं के एक समूह का, इसलिए समूहवाचक संज्ञा ये कहलाएंगी। आइए देखते हैं लिख करके। जैसे दल। दल क्या होता है? अरे किसी व्यक्तियों के समूह को दल कह सकते हैं, लोगों के समूह को दल कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के समूह को दल कह सकते हैं। झुंड, इस शब्द से भी संज्ञाओं के समूह का पता चलता है। कच्छा, इससे भी संज्ञाओं के समूह का पता चलता है। गुच्छा, इससे भी संज्ञाओं के समूह का बोध होता है। ऐसे शब्द कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? ऐसा नाम, ऐसी संज्ञाएं जो हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करती हैं, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा में हमारे हृदय का भाव होता है, हमारे मन में पैदा होने वाला भाव होता है। जैसे दयालुता, जैसे दयालुता, यह हृदय में पैदा होने वाली भावना है। जैसे उदारता, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, जैसे बेईमानी, जैसे प्रेम,
जैसे घृणा, जैसे ममता। ये सारी भावनाएं हमारे हृदय में पैदा होती हैं। अतः हृदय में पैदा होने वाली इन भावनाओं के नाम को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चलिए, मैंने क्या क्या बताया। संज्ञा क्या होती है? नाम होता है, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने भी बताया है कि दुनिया पर पाई जाने वाली सभी वस्तुओं के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो ये संज्ञा हो गई। संज्ञा के प्रकार मैंने बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने यहाँ बता दिया, जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको लिख के बता दिया, पदार्थवाचक संज्ञा में मैंने लिखकर बता दिया कि ये सब चीज़ें जिनसे नई वस्तुएं बनाई जाती हैं इन्हें हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और इसमें समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द संज्ञाओं के समूह को व्यक्त करते हैं उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और हृदय के भाव को व्यक्त करने वाली संज्ञाएँ कहलाती हैं भाववाचक संज्ञा। ये हो गया संज्ञा। संज्ञा में ही होता है वचन। आइए वचन को भी हम जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में, संस्कृत में जो वचन होता है, वचन की संख्या होती है 3। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये वचन क्या है? ये वचन का मतलब होता है संख्या। यानी ये जो संज्ञाएं हैं या तो अकेली होंगी, या तो 2 होंगी, या तो 2 से अधिक होंगी। यानी हम अध्ययन के आधार पर इनको 3 भागों में बांट देते हैं। एक वचन में सिर्फ एक वस्तु आती है, द्विवचन में 2 संज्ञाएं आती हैं, बहुवचन में 2 से अधिक संज्ञाएं आती हैं। इसे हम कहते हैं वचन। और इसके बाद में हम आपको बता दे रहे हैं, वचन के बाद में आता है लिंग। लिंग को भी हम इधर जान लेते हैं, क्योंकि ये भी संज्ञा से ही रिलेटिव है। और लिंग इधर देख लेते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? अरे लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसे हम देख लेते हैं। चारों प्रकार क्या होते हैं यहाँ ऐसे समझ लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और यहाँ बना लो, इसको यहाँ बढ़ा दो, इसको यहाँ बढ़ा दो। चारों हो गए। लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पुल्लिंग। दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसे भी हम संज्ञा में ही पढ़ते हैं। और तीसरा क्या होता है? उभयलिंग। और चौथा क्या होता है? नपुंसकलिंग। बिल्कुल छोटी सी वीडियो में पूरा बताने की कोशिश किया है, और मुझे लगता है कि आपको आसानी से आ जाएगा और बहुत लंबा होने वाला नहीं है वीडियो। आइए ऐसे देख लेते हैं। पुल्लिंग क्या है? संज्ञा में जो ये लिंग है, लिंग क्या होता है? लिंग जो है संज्ञाओं की जाति बताता है। तो यहाँ लिंग में क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति होता है। कौन सी जाति? पुरुष जाति का बोध कराने वाला लिंग पुल्लिंग कहलाता है। जैसे पिता, जैसे नौकर, जैसे कुत्ता, जैसे सांड। ये जो शब्द हैं, ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे हम पुल्लिंग। यानी ऐसे शब्द जो पुरुष जातियों का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, उन्हें हम पुरुष जाति की संज्ञा कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत हम स्त्री जाति के बारे में अध्ययन करते हैं या स्त्री जाति को पढ़ते हैं। यानी ऐसी संज्ञाएं जिनके द्वारा स्त्रियों की जाति का पता चलता है, यानी स्त्रीलिंग का पता चलता है, स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग का उदाहरण हो सकता है जैसे लड़की, जैसे लड़की, जैसे गाय, जैसे बकरी, जैसे बिल्ली, जैसे माता, जैसे नौकरानी, जैसे शिक्षिका। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए ऐसे शब्द कहलाएंगे स्त्रीलिंग। और तीसरा होता है उभयलिंग। यहाँ लिख लेते हैं, जैसे नहीं भूल जाएंगे। जैसे लड़का, जैसे पिता, जैसे बैल आदि। इसमें लिख लेते हैं जैसे लड़की, जैसे माता, जैसे गाय आदि। ये हो गया। और उभयलिंग में क्या होता है? उभयलिंग ऐसा लिंग है जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध करा रहा है, उसे कहते हैं उभयलिंग। जैसे अधिकारी, जैसे अधिकारी, जैसे मुख्यमंत्री। पुरुष भी हो सकते हैं
और स्त्री भी हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, ऐसे जैसे जज। ये जो शब्द हैं ये उभय लिंग के शब्द हैं, इसमें स्त्री भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकते हैं, और इसे हम कहेंगे उभय लिंग। ऐसे तमाम शब्द होते हैं, कोई यही नहीं, तमाम ऐसे शब्द होते हैं, मतलब वे सारे शब्द जिनके द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जो स्त्री के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, पुरुष के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, सबको हम क्या कहते हैं, उभय लिंग। इसमें पुलिस आ जाएगा, इसमें आपके अधिकारी आ जाएंगे, इसमें कर्मचारी आ जाएंगे, ये सारे शब्द होंगे आपके उभय लिंग। अब आखिरी में देखते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है, दुनिया में पाई जाने वाली सभी अब आइए देखते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है, दुनिया में पाई जाने वाली सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग में रखा गया है, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनके लिंग का बोध ही ना हो, जिनके लिंग के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी सभी संज्ञाओं को हम कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे निर्जीव वस्तुओं में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी आ जाएगी कलम आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, घर आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, दरवाज़ा आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगी, कलम आ जाएगी, कलम तो हो गया, खेत आ जाएगा आपका। ये सारी संज्ञाएं नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं, यानी इसके अंतर्गत क्या आता है, निर्जीव चीज़ें आती हैं। समझ गए, इसके अंतर्गत निर्जीव चीज़ें आएंगी। यहाँ उभय लिंग में कोई स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध कराने वाली संज्ञाएं आएंगी, स्त्रीलिंग में सिर्फ स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं आएंगी, पुल्लिंग में सिर्फ पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं आएंगी। और मुझे लगता है कि ये अब आपको आ गया होगा। 2-4 उदाहरण के आधार पर इसे हम समझेंगे, वाक्य लिखेंगे, वाक्य में हम इनकी पहचान करेंगे कि कहाँ पर कौन सी संज्ञा आई हुई है। आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हो, जैसे लिखा हो महात्मा गांधी महान नेता थे। महात्मा गांधी महान नेता थे। अब बताइए इसमें संज्ञा कौन है। अब आप कहेंगे इसमें संज्ञा नेता भी है, संज्ञा महात्मा गांधी भी है, लेकिन मैं ये पूछने वाला हूँ कि इसमें महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो ये महात्मा गांधी है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखते हैं, मैंने लिखा लड़की खाना खाती है। इस पूरे सेंटेंस में ये जो लड़की है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप कहेंगे इसमें ये लड़की जो है ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और ऊंचे वाले सेंटेंस में क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे, जैसे लिखा हो लोहा एक मजबूत धातु है। मजबूत धातु है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे सेंटेंस दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें जो लोहा है ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कह सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि लोहा पदार्थवाचक संज्ञा है, क्योंकि लोहे से तमाम वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो आप लिख दीजिएगा पदार्थवाचक संज्ञा। क्या लिख देना, पदार्थवाचक संज्ञा। इसी तरह से अगला हम देखते हैं, अगर लिखा हो ये है कक्षा खाली है। यह कक्षा खाली है। कक्षा मतलब कोई कमरा, कोई कक्ष होता है। तो बताइए यहाँ जो ये कक्षा शब्द आया हुआ है, ये कक्षा शब्द कैसी संज्ञा है। तो आप कह देंगे ये जो कक्षा शब्द है समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे कक्षा है, गुच्छा है, झुंड है, दल है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखते हैं और लिखते हैं, यदि लिखा हो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और पूछ लिया जाए कि ये ईमानदारी शब्द क्या है,
यानी कि ये जो ईमानदारी शब्द है ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ईमानदारी एक भावना है, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद हम देख लेते हैं लिंग या वचन। जैसे हम लिख दें, इसी में देख लेते हैं। जैसे हम देखें कि ये महात्मा गांधी का लिंग क्या है या किस लिंग की यह संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे, तो महात्मा गांधी को सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे भैया पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष थे और इसलिए पुल्लिंग है। अब यहाँ पर देखिए लड़की है, या मान लिया कोई मैं नाम लिख देता हूँ, राधा लिख देता हूँ, और आपसे पूछता हूँ कि राधा किस प्रकार का लिंग है, तो आप तुरंत कहेंगे राधा एक लड़की है और लड़कियों का जो लिंग है वो होता है स्त्रीलिंग, तो आप इसे कह दीजिए स्त्रीलिंग। समझ गए ना। अब उसके बाद में हम देखते हैं लोहा। लोहा कैसा लिंग है, अरे मैंने कहा था ना कि निर्जीव वस्तुओं को हम रखते हैं कहाँ, नपुंसक लिंग में रखते हैं, इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि जो लोहा है, लोहा की कोई जाति नहीं है, ये निर्जीव है, इसलिए इसे हम कहेंगे नपुंसक लिंग। क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग कहेंगे। अब इसी तरह से अगर हम लिख दें आपको और कहें कि बताओ यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, और आपसे कहें कि इसमें बताओ कि ये जो कलम है यह किस प्रकार का लिंग है, कलम स्त्रीलिंग है, कलम पुल्लिंग है, कलम नपुंसक लिंग है, कलम उभय लिंग है, तो आप क्या बताओगे। अरे कुछ नहीं बताना है, सिर्फ देखिए कलम क्या है, निर्जीव चीज़ है, इसलिए कलम क्या होगी आपकी, नपुंसक लिंग होगी। क्या होगी, नपुंसक लिंग होगी। इसी तरह से अगर हम लिख दें कि वह प्रधानमंत्री है, तो बताइए अगर हम पूछ लें आपसे कि यह प्रधानमंत्री शब्द किस प्रकार का लिंग है, किस प्रकार का ये जेंडर है, तो क्या बताएंगे, तो आप बता दीजिए कि यह है उभय लिंग। ये उभय लिंग जेंडर है, ये उभय लिंग की संज्ञा है, यानी ये प्रधानमंत्री शब्द क्या है, उभय लिंग है, क्योंकि यह क्या हो सकती है, प्रधानमंत्री कोई स्त्री भी हो सकती है और प्रधानमंत्री कोई पुरुष भी हो सकता है, यानी ऐसे शब्द जो स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हैं उसे कहते हैं हम उभय लिंग। हो गया, जान गए। अब इसके बाद में देखते हैं वचन। वचन में मैंने कहा था कि जो वस्तुएं, वचन में मैंने कहा था कि वचन क्या होता है, वचन ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं की संख्या बताते हैं। जैसे हम लिख दें कि मेरे पास एक कलम है, तो इसमें जो ये एक कलम है ना, इस कलम तो संज्ञा हो गई, लेकिन एक जो है ये क्या बता रहा है, इसके वचन को बता रहा है। तो जब यहाँ पर एक की बात हुई है ना, तो एक संज्ञा के बारे में बताने वाला जो शब्द है उसे कहेंगे एक वचन। अगर यहीं लिख दें कि हमारे पास दो कलमें हैं, तो आप लिखेंगे कि ये जो कलमें हैं वो दो हैं, इसलिए यहाँ पर दो चीज़ों का जब बोध होता है तो उसे कहते हैं द्विवचन। और हम अगर कह दें कि हमारे पास बहुत सी कलमें हैं, तो ये जो बहुत सा शब्द है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बहुवचन, यानी ऐसे नाम को हम कहेंगे बहुवचन नाम की संज्ञा। और इस तरह से हम जान लिया संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के लिंग और संज्ञा के वचन, और मैंने उदाहरण में देकर के आपको बता दिया है। यदि कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा, बताइएगा, हम आपको संतुष्ट करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।